बच्चों, हम अभी भारतीय राजनीतिक विचारक जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर में, उसमें पहले जो राजनीतिक विचारक हैं मनु, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के लेक्चर में हमने मनु का सप्तांग सिद्धांत और राजा के संबंध में मनु के विचार पढ़े थे। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे मनु के मंत्री परिषद के संबंध में विचारों में। मनु ने इस बात पर बल दिया कि राजशक्ति का प्रयोग राजा अकेले नहीं कर सकता, संस्थागत रूप में ही ऐसा हो सकता है। इसलिए शासन कार्यों के कुशल संचालन के लिए राजा के लिए मंत्रियों की नियुक्ति आवश्यक है। मनु का विचार है कि मंत्रियों की यह संख्या 7 या 8 सामान्यतया होनी चाहिए। उन्होंने मंत्रियों की योग्यता पर बहुत बल दिया। राजा को कुलीन, शस्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, स्थिरचित, बुद्धिमान व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्रियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है मनु ने अपने विचारों में। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी विभाग का विशेष जानकार होता है और इसीलिए जिस विभाग के संबंध में वह जानकारी रखता हो उसे वही विभाग सौंपा जाना चाहिए। मंत्रियों में से एक विद्वान तथा धर्मादि युक्त ब्राह्मण को मुख्य पद दिया जाना चाहिए। राजा को मंत्रियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अपने विश्वास में रखना चाहिए। मनु राजा के साथ मंत्री परिषद को संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानते हैं। मंत्रियों को अपने अधीन विभिन्न राजकार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये अध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जब जब आवश्यकता हो, परिस्थितियों के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। राजा को समय समय पर मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए और जो मंत्री राजा के कार्यों से असहमत हों, उनके परामर्श को भी राजा को महत्व देना चाहिए। मनुस्मृति में राजा द्वारा मंत्रियों से पृथक पृथक विचार करने और संपूर्ण मंत्री परिषद के साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने दोनों ही विधियों का उल्लेख किया है। यानी कि राजा किसी मंत्री से अलग से भी विचार ले सकता है, एकांत में मंत्रणा कर सकता है और सामूहिक रूप से भी सभी मंत्रियों को इकट्ठा करके राजा द्वारा परामर्श लिया जा सकता है। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता पर बहुत बल दिया है। मंत्रणा गुप्त रखनी बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से पहाड़ पर, एकांत महल में, सुनसान वन में राजा को दूसरों से अज्ञात होते हुए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। दिन के मध्य के समय या अर्धरात्रि में मानसिक रूप से जब राजा अपने आप को संतुलित महसूस करे, उन्हीं स्थितियों में मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। इस प्रकार मनु मंत्रियों के विषय में उन उल्लेखनीय बातों को कहते हैं जो कि प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त थी। मंत्रियों की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया, मंत्रणा की प्रणाली को भी बताया और विभागीय प्रथा की ओर संकेत किया। मंत्रियों में एक मंत्री प्रधानमंत्री जैसा भी उन्होंने बताया, जिसे मुख्य अमात्य कहा गया। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में मनु के विचारों की। मनु ने व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए और कहा कि राजा 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में अपना राज स्थान स्थापित करे। इन क्षेत्रों में शांति और न्याय के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त करे। गांव के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल के लिए पृथक मंत्री होने चाहिए। गांव के प्रशासन के साथ साथ मनु ने नगरों के प्रशासन का भी वर्णन किया है। प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन, पुलिस जैसे कार्यों पर विचार करने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके या गुप्तचरों के माध्यम से अधिकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहनी चाहिए और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो अधिकारी भ्रष्ट आचरण करें उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
मनु ने दंड को राजशक्ति का निर्णायक तत्व माना है, जिसके धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड बहुत ही जरूरी है। दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है और इसी कारण से सभी मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं। दंड संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करता है, संपत्ति की सुरक्षा और वृद्धि के लिए अनिवार्य है। दंड को सर्वशक्तिमान माना है, लेकिन मनु ने साथ ही इस बात का भी उल्लेख किया कि दंड की शक्ति का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। कोई भी दंड का दुरुपयोग न करे। कानून और न्याय व्यवस्था का भी उल्लेख मनु करते हैं और उन्होंने कानून निर्माण के लिए एक विधायिका का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने परिषद कहा। परिषद के सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए, लेकिन उनकी रचना का जो आधार है वह बौद्धिक योग्यता हो, न कि संख्या। ये वेदों के ज्ञाता होने चाहिए, धर्मशास्त्र को जानने वाले होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो राष्ट्र की नीतियां निर्धारित करने में सक्षम हो। कानून निर्माण के लिए परिषद की व्यवस्था के अतिरिक्त जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी। इन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा अपनी स्वीकृति देता था और पालन कराता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की शासन पद्धति में जनतंत्री प्रवृत्तियां और सत्ता के विकेंद्रीकरण की स्थिति विद्यमान थी। न्याय को मनु ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उन्होंने कहा कि संपूर्ण व्यवस्था में न्याय का बहुत महत्व है। शासक अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए न्यायपूर्ण ढंग से दंड की व्यवस्था लागू करवाए, तभी वास्तव में प्रजा का कल्याण हो सकता है। मनु ने न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया। राजशक्ति का औचित्य तभी है जब उसका पालन निष्पक्ष रीति से हो। इसके लिए शासक धर्मनिष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठ हो, बौद्धिक क्षमता से युक्त हो। शासक की सर्वोपरिता को स्वीकार करते हुए भी शासक को मनु ने निष्पक्ष न्याय के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने धर्म को और विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा कि शासक को धर्म और विधि से निर्देशित होना चाहिए। विधि को शासक और शासित दोनों पर ही सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होनी चाहिए और न्याय की जो व्यवस्था है वह मर्यादित और निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन राजा अकेले न्यायिक कार्यों का संपादन नहीं कर सकता, इसलिए एक न्याय सभा का विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की निष्ठा, बौद्धिक क्षमता और चारित्रिक उत्कृष्टता पर मनु ने विशेष बल दिया है। राजा को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करें। इस प्रकार न्यायिक शक्ति को एक संस्थागत शक्ति माना गया, जिसका उपयोग सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया जा सकता है। मनु ने विविध विवादों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम वे विवाद जिनमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय पर हिंसा का अभियोग हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन माने जाएंगे। और द्वितीय वे विवाद जो भूमि या धन के लेन देन से संबंधित हैं, वे दीवानी विवाद की श्रेणी में आएंगे। पृथक पृथक प्रकार के वादों पर न्यायालयों को उनकी प्रकृति के आधार पर और आवश्यकता के अनुसार विचार करना होगा। जो अनाथ हैं, अवयस्क व्यक्ति हैं, उनके हितों की रक्षा का दायित्व राजा को सौंपा गया है। न्यायिक प्रक्रिया में साक्षी और प्रमाणों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। मनुस्मृति में प्रमाणों को 2 भागों में बांटा गया है, मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। दिव्य प्रमाण सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते, इनका अधिक महत्व होता है। मानुष जो प्रमाण है वे लिखित, युक्ति और साक्षी के आधार पर
उपलब्ध होते हैं। न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। न्यायाधीश से मनु अपेक्षा करते हैं कि साक्षियों के प्रति न्यायालयों में सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, उन पर किसी तरह का कोई दबाव न हो। मनु ने कहा कि दंड की व्यवस्था अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। अपराध कब व किस अवस्था में किया गया, यह देखना चाहिए कि अपराध का प्रसंग क्या है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कुछ विशेषाधिकार भी रखे हैं। विभिन्न प्रकार के दंडों का विधान मनु ने प्रस्तुत किया है, जैसे वाग्दंड समझाना बुझाना, दिग्दंड निंदा करना, धन दंड जुर्माना लगाना, काम दंड और वध दंड जिसमें शारीरिक यातना सम्मिलित है, निर्वासन दंड, संपत्ति हरण दंड इत्यादि। मनु राजा को भी दंड से मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं। आवश्यकता होने पर यदि राजा जब दुराचरण करे तो उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। मनु ने कोष को अपने विचारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए कोष आवश्यक होता है। राज्य की आय के प्रमुख साधन उन्होंने बताए हैं बलि यानी कि विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क जिसका तात्पर्य है बाजार या हाट में व्यापारियों द्वारा बिक्री के लिए लाई गई वस्तुओं पर चुंगी, और दंड कर यानी कि जुर्माना। विभिन्न प्रकार के कर जो हैं वह व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है। राजा को राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए करों की व्यवस्था है, लेकिन जो कर है वे परिस्थितियों को देखते हुए लगाने चाहिए। जन कल्याण क्योंकि राजा का प्रमुख कार्य है, इसलिए उन्हें जो कर लेना चाहिए वह उस हिसाब से लेना चाहिए कि गरीबों पर ज़्यादा भार न पड़े, और समृद्धिशाली जो लोग सक्षम हैं वे उचित मात्रा में कर दें, जिससे राज्य का विकास हो सके। कर न लेने से राजा का और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। कर वसूल करते समय राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका मुख्य दायित्व प्रजा की रक्षा है, और जो कर लगाए जा रहे हों वे ऐसे होने चाहिए जो जनता द्वारा वहन किए जा सकें। राजा के लिए यह भी जरूरी है कि उसके कारण राष्ट्र को संपन्न बनाने हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए ही कर लगाने चाहिए, और जो प्रजा के सामर्थ्य से बाहर हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो राजकोष के संबंध में मनु के जो विचार हैं मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने राजा को कर लेने के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। आगे हम बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम परराष्ट्र नीति का अध्ययन करेंगे।